राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होते। ही विधान भवनातले आपण दृश्य पाहतोय। राज्यपाल आचार्य देवव्रत विधान भवनात पोहोचले। सगळे आमदार सुद्धा विधान भवनात पोहोचलेत। 21 दिवस हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालणार आहे। आज पहिल्या दिवशी खरं तर शोक प्रस्ताव मांडले जातील आणि इतकंच आजच्या दिवसाचं कामकाज असणार आहे। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षातले नेते सुद्धा आता विधान भवनात दाखल झाले। काही वेळापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांना अभिवादन केलं होतं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत सुद्धा विधान भवनात पोहोचले। काही वेळातच त्यांचं आता अभिभाषण आहे आणि अभिभाषणानंतर विधानसभेच्या कामकाजाला, विधान भवनाच्या कामकाजाला सुरुवात होणार आहे। 21 दिवस राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालणार आहे। आज शोक प्रस्ताव मांडले जाणार आहेत। पहिल्या दिवशीचं कामकाज आज इतकंच असणार आहे। अजित पवार यांच्या विना हे पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते। खरं तर सलग 11 वेळा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला होता, मात्र यंदा अर्थसंकल्प राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार आहेत। आज पहिल्या दिवशी शोक प्रस्ताव मांडले जातील। सगळे आमदार आता विधान भवनात दाखल झालेत। राज्यपाल आचार्य देवव्रत सुद्धा विधान भवनात पोहोचलेले आहेत। मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचं स्वागत केलं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुद्धा स्वागत केलं। आता काही वेळातच राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचं अभिभाषण होईल आणि त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे। मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली। राहुल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष आहेत। त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्यानंतर आता थोड्याच वेळात कामकाजाला सुरुवात होणार आहे। आज पहिल्या दिवशी शोक प्रस्ताव मांडले जातील। अजित पवार यांचं काहीच दिवसांपूर्वी निधन झालं, त्यांचा शोक प्रस्ताव मांडला जाईल। सोबतच ज्या काही नेत्यांचं वर्षभरात निधन झाले त्या सगळ्यांचे शोक प्रस्ताव आजच्या पहिल्या दिवशी मांडले जातील। पहिल्या दिवशीचं अधिवेशनाचं कामकाज इतकंच असणार आहे। काही वेळातच राज्यपालांचं अभिभाषण होईल आणि या अभिभाषणानंतरच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात होईल। यंदाचा अर्थसंकल्प नेमका कसा असणार आहे, संपूर्ण राज्याचे याकडे लक्ष लागले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत। त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सामान्य नागरिकांना नेमकं काय मिळेल याकडे सगळ्यांचंच लक्ष असणार आहे। आजपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आता सुरुवात झाल्याचं आपण पाहतो। विधान भवनातली ही सगळी दृश्य आहेत। मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, सगळे आमदार आता विधान भवनात पोहोचलेले आहेत। काही वेळातच राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचं अभिभाषण आहे आणि या अभिभाषणानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होईल। काल चहापानाचा कार्यक्रम झाला, मात्र दरवेळीप्रमाणे विरोधकांनी या चहापानावर बहिष्कार टाकला। अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले। त्यामुळे यंदाचं हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कशा पद्धतीनं होतं, सत्ताधारी काय म्हणतात, विरोधक कशा पद्धतीने टीका करतात, काय प्रश्न विचारले जातात, या सगळ्याकडे लक्ष असणार आहे। 21 दिवस राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असणार आहे। सगळे आमदार विधान भवनात पोहोचलेले आहेत। काही वेळातच, अगदी काही क्षणात आता राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचं अभिभाषण आहे आणि अभिभाषणानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे। गेल्या सलग 11 वेळी अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी मांडला होता, मात्र दुर्दैवानं गेल्या महिन्यात त्यांचं विमान अपघातात निधन झालं आणि त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार। त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळेल आपल्याला हे पाहावं लागेल। काल चहापानावर बहिष्कार टाकल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर अतिशय सडकून अशी टीका केली होती। त्यामुळे हे अधिवेशन गाजेल असंच चित्र सध्या पाहायला मिळतं। अधिवेशनामध्ये विरोधकांकडून काय प्रश्न विचारले जातील, काय सवाल विचारले जातील, सत्ताधारी कशा पद्धतीने उत्तर देतील, हे सगळंच पाहावं लागणार आहे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची काही वेळापूर्वी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली आणि त्यांना शुभेच्छा सुद्धा दिलेल्या आहेत। त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यंदाचे अधिवेशन कशा पद्धतीने सांभाळतात असंच म्हणावं लागेल, हे पाहावं लागणार आहे। आता राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचं अभिभाषण आहे आणि त्यानंतर आजच्या पहिल्या दिवशी शोक प्रस्ताव मांडले जातात। अजित पवार यांचा शोक प्रस्ताव मांडला जाईल। सोबतच गेल्या वर्षभरात ज्या कोणत्या नेत्यांचं निधन झालं त्यांच्याबद्दल शोक प्रस्ताव मांडला जाईल। आजचं कामकाज एवढंच असणार आहे। खऱ्या अर्थानं उद्यापासून आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होईल। उद्यापासून अधिवेशन सुरळीतपणे पार पडेल।
आज शोकप्रस्ताव मांडले जातील. दादांच्या आठवणीतून सहकारी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतील. अगदी काही वेळात आता राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचं अभिभाषण. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी काही वेळापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली. त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यंदा राहुल नार्वेकर अधिवेशन कशा पद्धतीनं त्यांच्या नेतृत्वात पार पडते हे पाहावं लागेल. सभापति महोदय, अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्य हो, राज्य विधानमंडळाच्या 2026 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. माझे शासन राज्यातील जनतेची सेवा करताना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, राजऋषी छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाज सुधारक यांच्या उच्च आदर्शांचे सदैव पालन करील. मेरी सरकार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है. इस विवाद को सुलझाने के लिए सम्माननीय उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विख्यात अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है. मेरी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है. महाराष्ट्र यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए पसंदीदा राज्य है और देश का एक अग्रणी औद्योगिक राज्य होने से महाराष्ट्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 13.5% से अधिक योगदान है. महाराष्ट्र को वर्ष 2024-25 में देश में सबसे अधिक 1,64,875 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो भारत में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 39% है. महाराष्ट्र को 2025-26 के वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में 91,337 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है. मेरी सरकार ने जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक परिषद में 18 देशों की विभिन्न कंपनियों से लगभग 30 लाख करोड़ रुपयों के निवेश सहमति करार किए हैं. इससे 40 लाख रोजगार निर्माण होने में मदद मिलेगी. विकसित महाराष्ट्र 2047 के लिए एक व्यापक और नीतिगत कार्य योजना तैयार की है और राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक $5 ट्रिलियन तक बढ़ावा देने के लिए बनाने के लिए महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नव परिवर्तन नीति 2025 लागू की है. इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1,25,000 उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा 50,000 स्टार्टअप्स को सहायता करना है. जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
मेरी सरकार ने महाइन्वेट मूलभूत निवेश न्यास स्थापित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य मूलभूत सुविधा विकास नियम के चयनित मूलभूत सुविधा परियोजना मूलभूत सुविधा निवेश न्यास में स्थानांतरित करने और निजी तथा सार्वजनिक निवेशकों से निधि जुटाने के लिए मंजूरी दी है, जिससे राज्य का ऋण भार प्रभावी रूप से कम होकर नई मूलभूत सुविधा परियोजना में निवेश बढ़ाने में मदद होगी। मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए 4,478 करोड़ रुपयों के लागत की कुल 1100 किलोमीटर लंबाई की 147 प्रमुख सड़क योजना सुधार योजनाओं को मंजूरी दी है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि महामार्ग का विस्तार पालघर जिले के प्रस्तावित वाढ़वण बंदर तक, साथ ही पूर्वी विदर्भ के जिलों तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बंदरों, जहाज निर्माण और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुंबई में अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपयों के समझौते करार किए हैं। इससे बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत की समुद्री क्षेत्र की वृद्धि में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका और अधिक दृढ़ होगी। महाराष्ट्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्उपयोग नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के समुद्री तट रेखा पर इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार ने जीवन यापन में सुगमता और व्यापार में सुगमता की वृद्धि के लिए स्वतंत्रता पूर्व काल के अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने और छोटे स्वरूप में अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण तथा उन प्रावधानों को तर्क संगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह उपक्रम नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के भारत सरकार के सुधारों के अनुरूप है। एक प्राथमिक कदम के रूप में महाराष्ट्र जन विश्वास अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया गया है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र धारित भूमि के विखंडन की रोकथाम और समेकन अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत 15 नवंबर 1965 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच किए गए वास्तविक गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का हस्तांतरण तथा विभाजन किसी भी अधिमूल्य की वसूली के बिना नियमित होगा। इससे बड़े पैमाने में शहरी क्षेत्रों के भूमि मालिकों को लाभ मिलेगा और वहां भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक संपूर्ण सेवा संबंधी जानकारी को संगणीकृत करने के लिए विभिन्न मानव संसाधन शोध कार्यों को एकल डिजिटल पोर्टल पर लाने के लिए व्यापक डिजिटल परिवर्तन परियोजना हाथ में ली है। मेरी सरकार ने भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रशासन में गतिशीलता लाने और नीति निर्धारण में त्रुटियां कम करने के लिए महाजियो टेक एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की है। पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए निवासी आवासों की संनिर्माण हेतु पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर 18 नवंबर 2025 को सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा
दिए गए छठे राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट राज्य की श्रेणी में राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान का कार्यान्वयन कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेरी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने के लिए जून 2025 से महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2025-19 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती अभियान, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती अभियान का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से 7,786 किसान समूहों द्वारा 3,22,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मेरी सरकार ने खेत सड़क के संनिर्माण के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा शेत रस्ते योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए जैसे बीजारोपण, फसल कटाई और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए मजबूत बारमाही उपयोगी सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 के मौसम में भारतीय कपास निगम के माध्यम से 100 लाख क्विंटल से अधिक कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। मेरी सरकार ने 2,39,000 लाभार्थी किसानों से 60 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीद की है। वर्ष 2024-25 विपणन सत्र के दौरान किमान आधारभूत कीमत खरीदी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए 7 लाख से अधिक किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा तक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये वितरित किए गए हैं। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत अंतर बाजार और अंतर राज्य व्यापार शुरू करने के लिए एकल एकीकृत लाइसेंस के प्रावधान के लिए और राष्ट्रीय दर्जा के बाजार की स्थापना के लिए महाराष्ट्र की कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मेरी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपयों तक के कृषि या फसल ऋण से संबंधित सभी ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य में जून से अक्टूबर 2025 के बीच हुई भारी वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा से प्रभावित हुए किसानों को सहायता देने के लिए कृषि फसल, कृषि भूमि हानि तथा आगामी रबी मौसम के लिए बीज और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए 15,576 करोड़ रुपयों की मदद उनके आधार संलग्न बैंक खातों में सीधे वितरित की है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966 में संशोधन द्वारा गैर कृषिक भूमि के उपयोग के लिए अनिवार्य गैर कृषिक अनुमति तथा सनद संबंधी उपबंध निरसित किए हैं। साथ ही वार्षिक गैर कृषि कर से संबंधित प्रावधान भी निरसित किए गए हैं और भूमि के गैर कृषिक उपयोग के लिए एक बार रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करने संबंधी उपबंध किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में 7.5 अश्वशक्ति तक की क्षमता वाले कृषि पंपों पर उपयोग वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बीज योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को 25,087 करोड़ रुपए की बिजली शुल्क
में राहत दी है। मेरी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री कुसुम बी और मागेल त्याला सौर पंप योजना के अंतर्गत 6,63,324 सौर कृषि पंप बिठाए हैं। 27 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच 45,911 सौर पंप बैठाए गए हैं, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 दिसंबर 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने सरकारी और निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि के पट्टा करारों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस में छूट दी है। इससे कृषि को दिन के समय बिजली आपूर्ति मिशन 2025 मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है। मेरी सरकार ने प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वयं पूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके छत पर सौर ऊर्जा पैनल बिठाने के लिए आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनको विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद होगी। इस योजना से लाभार्थियों को के बिजली बिल में कटौती होगी और अतिरिक्त सौर ऊर्जा की बिक्री द्वारा उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध होगा। राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र जन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में 10 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। तदनुसार इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 9 करोड़ 88 लाख वृक्षारोपण किया जा चुका है। सरकार ने उमेद मिशन के अंतर्गत राज्य में 6,60,000 महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता की है तथा 64 लाख से अधिक परिवारों को 44,251 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया है, जिससे 26,19,000 लखपति दीदियां हुई हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करने हेतु सभी जिलों में उमेद मॉल स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 13 जिलों के लिए उमेद मॉल्स को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए रानी दुर्गावती महिला